देखो, तो हम लोग अभी बात कर रहे थे, इंट्रोडक्शन दे रहे थे कि केमिकल रिएक्शंस होता क्या है, और केमिकल रिएक्शंस को पहचानना है तो स्मेल, कलर, उसके बाद टेम्परेचर, इन सब के बेसिस पे हम उसको पहचान सकते हैं। अब उन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम आगे के चैप्टर में डिस्कस करेंगे। बिफोर हम लोग उस पर डिस्कस करें, एक चीज़ और समझ लो, इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन, जो रिएक्शन और इक्वेशन। रिएक्शन क्या होता है ना कि जो केमिकल चेंज होता है तो वहाँ पे क्या होता है, 2 और मोर देन 2 सब्सटेंसेस जो होते हैं वो आपस में रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट होने के बाद ही केमिकल चेंजेस होता है। अब कभी भी ऐसा सोचना कि अगर मान ले कि एक सिल्वर को ले लो, केमिकल यहाँ रिएक्शन है। रिएक्शन मतलब कि दो लोग जब मिलेंगे ना तो ही रिएक्शन होगा, अकेला कभी रिएक्शन नहीं होता। तो दो लोग मिलेंगे, मान ले कि हम हैं और मान लो तुम हो, तो हम दोनों मिले तो रिएक्शन हो सकता है। अगर हमको कोई रूम में बंद करके पैक कर दे और हम रिएक्ट करने लगे तो फिर हम मेंटल हैं, पागल हैं, अकेला हम रिएक्ट नहीं कर सकते। उसी तरीके से अगर एक लोहे को ले लो और उसको पैक कर दो, एकदम इतना पैक कर दो कि वो एयर के कांटेक्ट में नहीं है, वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं है, तो उसके ऊपर में किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं होगा। समझ में आई बात? तो उसको अगर चेंजेस लाना है तो उसको किसी के साथ कंबाइन करना होगा, किसी के साथ उसको रिएक्ट करवाना होगा। दैट्स अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन जब होता है तो उसमें 2 और मोर देन 2 सब्सटेंसेस पार्टिसिपेट करते हैं, और कभी कभी तो क्या होता है कि एक सिंगल सब्सटेंस जो होता है वो ब्रेक कर जाता है। वो सभी चीज़ों के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन जब कभी भी केमिकल रिएक्शन होगा तो फिर हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? मान लिए कि जैसे हम लिखें कि मैग्नीशियम जो था वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड किया और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। मैग्नीशियम ऑक्साइड का ही जो कलर था वो वाइट कलर का था, डैजलिंग वाइट कलर का। तो क्या इस तरह से लिख दे कि मैग्नीशियम जो था ये ऑक्सीजन से मिला और फिर बनाया मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऐसे लिख सकते हैं कि मैग्नीशियम, ठीक है ना? तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन से जुड़ा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। उसी तरह से अगर हम लिखेंगे आयरन ऑक्सीजन से जुड़ा, आयरन ऑक्साइड बना दिया, लिख सकते हैं ना? लेकिन इतना बड़ा है, अच्छा इसमें ये सब नहीं लिखना है, ये एरो दे दिया तब तो रिएक्शन के फॉर्म में हम इक्वेशन के फॉर्म में दिखाने लगे। तो कोई भी अगर हमको केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसको अगर हमको सिंपल फॉर्म में दिखाना है, अब एक तो हम तुमको कहानी के फॉर्म में सुनाए कि जानती हो लोहा जो था छत पे रख दिए थे, आयरन रॉड, और वो क्या किया ना कि ऑक्सीजन जो था, मॉइस्चर जो था, इन सब से रिएक्ट किया और रिएक्ट करने के बाद आयरन ऑक्साइड बना लिया। हम आपको केमिकल रिएक्शन की कहानी सुना दिए, लेकिन तुमको उतना क्लियर नॉलेज नहीं हुआ, जो मेरी कहानी सुनकर के उतना क्लियर नॉलेज तुमको नहीं हुआ। हम इसी चीज को, जो तुमको हम बातों को बताएं, उसको हम सिंपल भाषा में, सिंपल रिप्रेजेंटेशन में अगर हम दिखाना चाहें तो एक केमिकल रिएक्शंस के फॉर्म में तुमको दिखा सकते हैं। तो केमिकल रिएक्शंस क्या होता है ना कि सिंपल नोटिफिकेशन होता है, सिंपल नोटेशन होता है। एक केमिकल रिएक्शन को सिंपल फॉर्म में अगर हम दिखाते हैं तो उसी को हम लोग केमिकल इक्वेशंस करते हैं। तो सिंपल फॉर्म में हम कैसे दिखाएंगे? तो मान लीजिए कि हम बोले कि जैसे कि मैग्नीशियम, तो लिख देंगे Mg, ऑक्सीजन से कंबाइंड किया तो प्लस लिख देंगे O2 कि कंबाइंड किया, और कंबाइंड करने के बाद, जो बोले कंबाइंड करने के बाद, तो ये रिएक्शन के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया MgO। अब सोचो कि हम जो इतना लंबा प्रवचन दे रहे थे कि मैग्नीशियम जो था वो ऑक्सीजन से कंबाइंड करने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, वो सुन करके ज्यादा तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन मिल रहा था या इसको देख करके ज्यादा मिल रहा है? तो इसको देख करके एकदम देखो ये सिंपल सा है, इजी है। एक बार में आइडेंटिफाई करके मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन से कंबाइंड कर रहा है और बना रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड।
इसमें ये एरो जो होता है ये रिएक्शंस का सिंबलाइज करता है कि ये रिएक्शन हो रहा है। इस एरो से जो पहले वाला पार्ट होता है इसको हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं, और इसके बाद वाला जो होता है उसको हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। तो किसी केमिकल रिएक्शंस को अगर सिंपली किसी को समझाना है, बताना है, तो उसके लिए हम लोग एक लंबा प्रवचन नहीं लिखते हैं, उसके लिए एक छोटा सा इक्वेशन लिख देते हैं, समझिए, और उसी को हम लोग केमिकल इक्वेशंस कहते हैं। इसमें इसको हम लोग कहेंगे रिएक्टेंट और बाद वाला को कहेंगे प्रोडक्ट। और यहां पे इस केमिकल, देखो इसको दिखाने में एक और फायदा है, जैसे हम इसी को बताने के लिए बता चुके हैं कि मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन से जुड़ रहा है, ऑक्सीजन से जुड़ करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, लेकिन आपको यहाँ पे ये नहीं पता चल रहा कि मैग्नीशियम तो कितना मैग्नीशियम, कितना एटम ऑफ मैग्नीशियम, कितना एटम ऑफ ऑक्सीजन, और बन भी रहा है तो कितना बन रहा है, ये सब आपको जानकारी नहीं मिल पा रही है। लेकिन जब हम उसी को, जो बातें हम बोल रहे थे लंबा सा कहानी के फॉर्म में, उसको जब हम आपको इक्वेशन के फॉर्म में दिखा दिए, तो इस इक्वेशन को देख करके आप बहुत कुछ बता सकते हैं कि यहाँ पे मैग्नीशियम का एक एटम ऑक्सीजन के एक एटम से कंबाइन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक एटम बनाता है, Mg+O2 MgO। इसमें और भी बहुत सारा चीज हम दिखा सकते हैं। इसमें अगर एरो लगा देंगे ऑक्सीजन में तो मतलब कि ये गैस है, यहाँ पे अगर S लिख देंगे बगल में तो मतलब सॉलिड है। तो एक केमिकल इक्वेशन के थ्रू हम लोग बहुत सारे चीजों को सिंपल फॉर्म में किसी को समझा सकते हैं। केमिकल इक्वेशन जो होता है इजिली अंडरस्टेबल होता है, इजिली अंडरस्टेबल मतलब आसानी से हम उसको समझ सकते हैं। तो जितना भी आप केमिकल रिएक्शंस पढ़िएगा आपको उसका केमिकल इक्वेशंस के फॉर्म में दिखाया रहेगा, जिसमें एरो के इस तरफ वाला को हम रिएक्टेंट और इधर वाला को हम लोग प्रोडक्ट कहेंगे। अब आगे पढ़ना है आपका कि जो केमिकल इक्वेशन जो होता है वो दो तरह का होता है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, जो कि हम लोग कल डिस्कस करेंगे। पहले लेकिन आपको थोड़ा सा और ओवरव्यू दे देते हैं। तो हम लोग अभी बात कर रहे थे कि जो भी मेरे पास केमिकल रिएक्शंस होता है तो उसको हम लोग दो फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। एक तो सेंटेंस के फॉर्म में जो कहानी की तरह हम सुनाते हैं किसी को, और एक होता है वर्ड के फॉर्म में जो इक्वेशंस के फॉर्म में। तो इक्वेशन के फॉर्मूला थोड़ा ज़्यादा इजी होता है। अगर आप साइंस के बुक में देखिएगा तो आप जैसे ही कहीं भी देखिएगा ना उस तरह का इक्वेशन लिखा हुआ है, एरो दिया हुआ, तो आप वैसे ही समझ जाते हैं कि वहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है और एक केमिकल रिएक्शन को शो कर रहा है। अब केमिकल इक्वेशन जो होता है वो दो तरह का होता है, बैलेंस और अनबैलेंस। बैलेंस और अनबैलेंस क्या होता है, तो आपको देखना है कि जैसे कि मान लिए कि यहाँ पर लिखे Mg+O2, आपका बन गया MgO। ये एक केमिकल इक्वेशन है। यहाँ पर देख रहे हैं तो मैग्नीशियम का एक एटम, इधर भी देख रहे हैं मैग्नीशियम का एक एटम। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 2 है, यहाँ पे कितना है, तो रिएक्टेंट साइड जो नंबर ऑफ एटम है और प्रोडक्ट साइड जो नंबर ऑफ एटम है वो इक्वल नहीं है। ये अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। या दूसरी भाषा में क्या है कि इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन द रिएक्टेंट साइड इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट साइड, अगर दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम इक्वल हो तो हम लोग कहेंगे कि वो बैलेंस है, और अगर अनइक्वल रहेगा तो अनबैलेंस है। तो ये आपका अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। तो अनबैलेंस है तो इसको हम लोग बैलेंस करेंगे। बैलेंस का फिर हम रूल पढ़ेंगे। पहले आपको ये देखना है कि ये बैलेंस है कि अनबैलेंस है। तो ये अनबैलेंस है, ठीक। उसी तरह से अगर हम लिखते हैं ZnHCl, जिंक एक एटम है, हाइड्रोजन एक एटम, क्लोरीन एक एटम, रिएक्ट किया बन गया ZnCl2 + H2, ठीक ना। ये एक केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिए।
इसको हम लोग पढ़ने के लिए कहेंगे कि जिंक जो है उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालो। सेंटेंस में अगर इसको बोलेंगे तो इसको कहेंगे कि जिंक जो है ना उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएं। तो रिएक्शन करने के बाद बना जिंक क्लोराइड और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस निकला। हाइड्रोजन गैस इस तरीके से हम लोग एरो शो करते हैं। ये एरो मतलब कि गैस है, ये सब सोच देना। ऐसे एरो मतलब कि आपका ऊपर की तरफ जा रहा, ऊपर मतलब कि गैस है। कहीं भी अगर लिखा रहेगा AQ का मतलब समझना एक्वस। AQ का मतलब क्या समझना, देखो अब कुछ बेसिक चीजें आपको दिमाग में रहना चाहिए। जैसे हम केमिकल इक्वेशन लिखते हैं ना, तो अगर एरो दिए तो एरो में का मतलब कि गैस ऊपर चला गया, और अगर लिखे AQ का मतलब एक्वस का मतलब उसमें पानी मिला हुआ। किसी चीज में अगर पानी मिला हुआ रहेगा तो उसी को हम लोग कहेंगे एक्वस। फिर हम लोग कहेंगे मान लो कि S सॉलिड, वो सॉलिड है। कहीं पर लिखा रहेगा L लिक्विड, गैस को तो एरो से शो कर देगा। तो इस तरीके से इक्वेशन को शो किया जाता है। तो अभी आप देख रहे हैं कि इसको सेंटेंस में बोले कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दैट्स कॉल्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उससे जब जिंक रिएक्ट कर रहा है तो बना रहा है जिंक क्लोराइड विथ हाइड्रोजन गैस। फिर उसको सिंपल इक्वेशन के फॉर्म में दिखा दिए। अब हमको ये चेक करना है कि ये बैलेंस है कि अनबैलेंस। अभी सिर्फ ये चेक करना है कि बैलेंस है कि अनबैलेंस है। तो हम देख रहे हैं कि जिंक एक एटम, इधर भी एक, हाइड्रोजन एक, इधर कितना बराबर नहीं ना है, दोनों तरफ अनबैलेंस है। उसी तरह से अगर हम यहां पर लिख देते हैं मान लो ऐसे लेते हैं, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? तो यहां पे देखिए जिंक एक एटम, इधर भी एक एटम, कॉपर एक, इधर भी एक, ऑक्सीजन, दोनों तरफ जितना भी एलिमेंट है उनका जो नंबर ऑफ एटम है दोनों तरफ बराबर है। तो ये आपका बैलेंस है। तो बैलेंस है तब तो कोई टेंशन नहीं है, अनबैलेंस है तो टेंशन है। तो आपको अनबैलेंस को पहले बैलेंस करना सीखना है। तो हम लोग पहले स्टडी करेंगे, कल का जो क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले कि एक केमिकल रिएक्शन को पहले लिखते कैसे हैं, और एक करके अगर लिखा हुआ तो फिर उसको बैलेंस कैसे करते हैं। तो दोनों चीज़ें, पहले तो आपको लिखना कैसे है और फिर उसको बैलेंस कैसे करना है। बैलेंस करने का क्या रूल होता है, पहले आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करके आइएगा कि पहचानने के लिए सिर्फ आप पहचानना भी सीखिए, और उसमें एसिड कौन सा है, बेस कौन सा है, ठीक है ना। वैसे एक और अगर हम लिख देते हैं, मान लो Na प्लस HCl, तो ये बन जाएगा NaCl प्लस H2। क्या है ये? अनबैलेंस है। तो केमिकल इक्वेशन जो होता है वो दो तरह का होता है, अनबैलेंस्ड और बैलेंस्ड। नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट साइड और नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड दोनों अगर बराबर हो, ये आपका रिएक्टेंट और ये कहलाएगा प्रोडक्ट। रिएक्टेंट मतलब जो रिएक्ट किया, रिएक्टेंट मतलब जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया, प्रोडक्ट जो आफ्टर रिएक्शन बना। तो अगर नंबर ऑफ atom in reactant side must be equal to number of atom in product side, then the chemical equation is said to be a balance। और अगर दोनों अनइक्वल हुआ तो अनबैलेंस। तो कल हम लोग इस बैलेंसिंग के ऊपर में आगे स्टडी करेंगे। फिलहाल तुम लोग इसको एक बार बुक को रीड कर लेना, ठीक ना।